हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 11वीं क्लास है हमारी, और इस 11वीं क्लास में हम लोग आधारिक संरचना पर बात कर रहे थे। और हमने पहले बताया था कि हम इसमें दो मुख्य टॉपिक हैं जिन पर हम लोग आपका इस चैप्टर के अंतर्गत बात करेंगे। एक है हमारा ऊर्जा और दूसरा है हमारा हेल्थ। इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो कल के हमने इस लेक्चर के अंतर्गत यही समझने का प्रयास किया था बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों कि आर्थिक संरचना क्या होती है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। आर्थिक संरचना की हमने प्रासंगिकता पर जोर दिया था, और प्रासंगिकता के बाद ही हम लोगों ने क्या किया था, आधारिक संरचना की जो स्थिति है वो हमने बताई कि बेसिकली आधारिक संरचना की स्थिति क्या है। और स्थिति के बाद हमने देखा क्या हिस्सेदारी है, कैसे कुछ कंडीशन बनी हुई है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे आपका आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, जीडीपी में कैसा उसका योगदान है, मानव विकास में उसके क्या आयामिक आपके पहलू हैं। इन सभी पर हम लोगों ने अपने इस लेक्चर के अंतर्गत गौर करके एक एक तरह से बहुत अच्छे से हम लोगों ने आपके चैप्टर के अंदर बात कर ली थी। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग बेसिकली किस पर बात करेंगे? एनर्जी और हेल्थ पर हम लोगों को बात करनी है आज का टॉपिक में। क्लियर है? एनर्जी और हेल्थ को हम लोग बेसिकल देखेंगे। और आप देख रहे थे ऊर्जा को, हम लोग देखा था कि कैसे ऊर्जा को हम लोग आपका परंपरागत तौर पर, बच्चों परंपरागत का मतलब होता है कि ट्रेडिशनल, हम लोग कैसे उसको चले आ रहे हैं। अब देखिए आज की तारीख में ऊर्जा के बहुत सारे माध्यम हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन एक समय था हमको खाना पकाने के लिए आपका लकड़ियों पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन अब अगर आप आज का समय देखोगे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जिनसे हम लोग आपका लकड़ी को पका सकते हैं, मतलब उन पर खाना पका सकते हैं, उन सारी चीजों को देख सकते हैं, उन पर महसूस भी कर सकते हैं। चलिए, तो इतना हम लोग आपका इसमें देख चुके थे और इतना हम लोग इसमें बात भी कर चुके थे। इसी को हम लोगों को गौर करके आपका देखना है। अब तो सौर ऊर्जा का समय है, पवन ऊर्जा का समय है, और ना जाने कितनी ऊर्जाएं हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा। इसको समझते हैं कि विद्युत ऊर्जा बेसिकली है क्या। कह रहे हैं कि ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप जिसमें प्रत्येक आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक है। द्योतक का मतलब होता है इंडिकेटर है, उसका सूचकांक है आधुनिक सभ्यता का। बिजली आती है किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राय बिजली की मांग अभिव्यक्ति की सकल दर उत्पन्न में ऊंची होती है। अध्ययनों से पता चला है कि 8% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बिजली की आपूर्ति अवधि 12% ही होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 8% से आपका 12% तक ही होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक। अब देखिए, भारत में 2018 में कुल बिजली उत्पादन की क्षमता का 82% उत्पादन तापीय स्रोत हुआ है। कह रहे अगर आप 2018 में देखोगे तो जितना भी हमारा बिजली है, बिजली मतलब जो ऊर्जा है, उसका आपका 82% प्रोडक्शन, उत्पादन किससे होता है? तापीय स्रोत से हुआ है। जल और परमाणु स्रोत का प्रतिशत क्रम से 8.5 और 2.5 का रहा है। यानी कि जल से कितना परसेंट हुई है? 8.5, और आपका परमाणु से कितना हुई है? आपका 2.5। तो जितना भी हमने बिजली बनाई है वो किससे है? तापीय है, हीट से बना रहे हैं। भारत की ऊर्जा नीति जल स्रोत और वायु की ऊर्जा गति को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि ये स्रोत जीवाश्म ईंधन पर आपका निर्भर नहीं है। किस पर निर्भर नहीं है? आपका जीवाश्म जो ईंधन है उन पर आपका निर्भर नहीं है, इसलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। इसके परिमाण स्वरूप इन तीनों स्रोतों से उत्पादित बिजली ही तीव्र अभिव्यक्ति है। कैसी है? आपका तीव्र अभिव्यक्ति है। बिजली की शक्ति का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इसके पर्यावरण संबंधी फायदे हैं। दीर्घ काल में ही यह सस्ती साबित हो सकती थी। कह रहे हैं जो हमारा दीर्घ काल रहा है, एक लंबा समय रहा है, उसमें यह आपका क्या है? सस्ती साबित हो सकती है।
वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का कुल 8% खपत केवल 2.5% ही अंश है। कितना है कि वर्तमान में अगर आप इसकी खपत को देखेंगे 2.5% ही है, जबकि विश्व औसत आपका 13% है। यह बहुत ही कम है। इसलिए कुछ विद्वानों की राय है कि अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन परमाणु स्रोत और कुछ अन्य वस्तुओं द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि जितना भी हमको आपका इलेक्ट्रिसिटी या आपका एनर्जी का जो हमको प्रोडक्शन करना है, हम कोशिश करिए कि हम लोग क्या आ जाए, आपका परमाणु ऊर्जा पर आ जाए। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ परमाणु संयंत्र लगाए जा रहे हैं, यूरेनियम थोरियम से जो हम लोग बिजली बना रहे हैं, और एक छोटा सा यूरेनियम का टुकड़ा हमको कितनी बड़ी बिजली प्राप्त करा सकता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी दिशा में हमारा जो है पूरा प्रयास है कि हम लोग आपका इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, और ऐसा है भी कि हम लोग बहुत ज्यादा मजबूत भी हुए। क्लियर है? अन्य वस्तुओं द्वारा किए जाने पर्यावरण और धारणीय विकास प्रभावित ना हो सके, इस संबंध में आपकी क्या राय है? कह रहे विद्युत क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं। कह रहे जो हमारा विद्युत क्षेत्र है इसमें कुछ चुनौतियां हैं। चलिए, इन चुनौतियों से आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप एक बार इस पूरे सेक्टर को देखिए कि हम लोग परमाणु से कितना और ऊष्मीय से हम लोग कितना आपका जो इस बिजली बना रहे हैं। थोड़ा सा पैराग्राफ है या पूरा जितना पढ़ा है, कोई डाउट कोई क्वेरी रह गई है पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया आप लोगों ने? आगे बात करते हैं और आगे लिए चलते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की जो कुछ आपका चुनौती है, कुछ आपका चैलेंजेस हैं, हमने बेसिकली उनको देखा। वो क्या है चैलेंजेस? कह रहे हैं विभिन्न पावर स्टेशन द्वारा जनित बिजली का पूरा उपभोक्ता नहीं करते। कह रहे जितना हम लोग बिजली हम लोग बनाते हैं उसका जो पूरा है आपका बिजली जनित का उपभोक्ता नहीं करता है। उसके एक अंश का उपभोग पावर स्टेशन में सहायक इकाई द्वारा किया जाता है। जो इसमें हेल्प यूनिट्स हैं स्टेशन में, वो इसका किया जाता है। बिजली के संप्रेषण में भी इसका एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है, यानी कि अप डाउन करने में, उसको चलाने में एक हिस्सा आपका खत्म हो जाता है। शेष बिजली हम घर, ऑफिस, कारखानों से प्राप्त करते हैं। कहाँ जाता है? लोगों के घरों में, ऑफिस में, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें वो लोग भेजते हैं। कह रहे हैं कि भारत के बिजली क्षेत्र में सक्षम आज कई प्रकार की चुनौतियां हैं। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कई चुनौतियां हैं, और उसमें से पहली चुनौती है भारत की वर्तमान बिजली क्षमता क्या है आपका? उच्चारण आर्थिक क्षमता अभिव्यक्ति से पर्याप्त नहीं है। भारत की व्यावसायिक ऊर्जा 7% की दर से बढ़ने की आवश्यकता है। कि भारत की जो व्यावसायिक ऊर्जा है वो कितना बढ़ेगी? 7% वार्षिक दर से बढ़ेगी। वर्तमान में भारत प्रतिशत मात्रा 20,000 मेगावाट नई क्षमता जोड़ पाता है। यहां तक कि स्थापित क्षमताओं का अल्प उपयोग होता है। कैसा होता है? इन क्षमताओं का अल्प उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि बिजली घर उचित तरीके से नहीं चल रहे हैं। राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत वितरण करते हैं, और हानि इतने रुपए में आपका देख सकते हैं, एक अमाउंट दिखाया गया है हानि का, और इसका कारण है संप्रेषण, वितरण का नुकसान और बिजली की अनुचित व्यवस्था। ये सारी चीजें इसका हम लोग इसमें देख सकते हैं। कह रहे हैं कि कीमतें और अकुशल कार्य कुशलता। कुछ विद्वानों का मत है कि किसानों को विद्युत का वितरण ही नुकसान का एक प्रमुख कारण है। कह रहे जो हम लोग आपका किसानों को जो बिजली देते हैं ना, यही सबसे बड़ा नुकसान का कारण है। अनेक क्षेत्रों में बिजली की चोरी होती है और राज्य विद्युत निगमों को भी नुकसान होता है। कह रहे एक तो कारण है कि बिजली की चोरी हो रही है, और दूसरा, पहला क्या देखा आप लोगों ने? पहला देखा कि हम वर्तमान में बिजली के उत्पादन में क्या है, जितनी हमको होना चाहिए उतना नहीं है, और राज्य बोर्ड जो आपका वितरण कर पाता है, उसका पैसा उसको नहीं मिलता वापस। एक ये समस्या है सबसे बड़ी। ठीक, और अनेक क्षेत्रों में बिजली चोरी होती है, जिससे विद्युत राजस्व को भी आपका क्या होता है? नुकसान होता है। अब कह रहे हैं कि बिजली के क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की भूमिका बहुत कम है। विदेशी निवेशकों का भी यह हाल है कि
और कह रहे हैं कि ऐसे ही विदेशी जो निवेशक आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनका भी यही हाल है। भारत के विभिन्न भागों में बिजली की ऊंची दरों और लंबे समय तक बिजली गुल होने से आमतौर पर जनता में असंतोष है। कह रहे जिस तरह की बिजली है और वो खत्म हो रही है, लोग और जनता में उसका असंतोष बना हुआ है, और इसको हम लोग अच्छी तरह से आपका देख सकते हैं। ठीक, स्टेशन जो कि भारत के बिजली क्षेत्र के आधारित है, कच्चे माल और कोयले की पूर्ति में आपका कमी का सामना कर रहे हैं। कैसे हैं? इन सब चीजों में जो कमी हो रही है, ये उसका आपका सामना कर रहे हैं। इस प्रकार निरंतर आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि से भारत में ऊर्जा की मांग तीव्र वृद्धि हो रही है, और यही कारण है कि वहां से जो हमारी मांग है, वो चीजें हैं, वो आपका निरंतर क्या है, तीव्रता से वो आपका बढ़ रही है, उन्हें वृद्धि हो रही है। यह मांग वर्तमान में उत्पादन की जा रही है और बहुत अधिक है, और ये जो डिमांड है बढ़ रही है, की जा रही है और बहुत अधिक है। अधिक सार्वजनिक निवेश, बेहतर अनुसंधान विकास के उपाय, तकनीकी खोज, ऊर्जा के पुनर्कीर्तित स्रोत से बिजली का अतिरिक्त पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, और अतिरिक्त क्षमताओं वाले पावर क्षेत्र के निवेश के बावजूद सरकार पावर क्षेत्रों के निजीकरण के लिए सहमत हुई है। सरकार किस पे आई है कि अब क्या कर देना चाहिए हमको, जितने भी हमारे पावर स्टेशन हैं हम उनको प्राइवेटाइजेशन में ला देना चाहिए। अब प्राइवेट के भी दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तरीका है कि सरकार सब चीजों को पूर्णतः बेच दे या अपना स्वामित्व किसी और को दे दे। स्वामित्व का मतलब है उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन, उसकी मॉनिटरिंग वो किसी प्राइवेट बॉडी के हाथ में चला जाए, बाकी सब कुछ किसके पास रहे, उन्हीं के पास रहे। उसकी वो बात कर रहा है। क्लियर है? उच्च कीमतों पर विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी जा सकती है, कुछ खास वर्गों में भी उनका बहुत बुरा असर पड़ता है, और आप ये सहमत होंगे कि यह एक सही नीति है, क्योंकि कक्षा में इस पर आपका आप चर्चा करिए। चर्चा क्या करनी है, क्या आप मुझे बताइए, क्या जो हमारे बिजली पंप हाउस हैं, जो बिजली पावर स्टेशन हैं, क्या उनका प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या कर नहीं करना चाहिए, इसके विषय में आप तर्क दीजिए। देख लिया? चलिए, तो हम स्वास्थ्य पर आगे बढ़ने से पहले एक बार जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसको पूरा आपका देखते हैं। और आप यहाँ थोड़ा सा आप ये मॉडल देखिए। कह रहे हैं भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका में पीपीपी यानी कि पब्लिक पार्टनरशिप में, जो आपका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आपका प्रति व्यक्ति कैसे इसका खर्च है और 2014 में प्रति व्यक्ति क्या खपत है, इसको बड़े अच्छे से आपका दर्शाया गया है। एक बार सारणी दी गई है और ये आपको देखना चाहिए, ठीक है, और इसको पढ़िए। वर्ल्ड डेवलपमेंट आपका इंडिकेटर है ये, देखिए इसको। चलिए बात करेंगे हेल्थ की। तो एनर्जी सेक्टर में अभी बहुत व्यापक है और बहुत सारी चीजों को हमने इसमें नहीं लिया है। जनरली जितना हमको हमारे चैप्टर के लिए पढ़ना था वो हमने देख लिया। बाकी तो कैसे बिजली बनती है, कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन से स्टेट आगे हैं, क्या उनके सामने चैलेंजिंग है, और जो हम जल बिजली बना रहे हैं विद्युत, उससे क्या प्रॉब्लम है, और जो हमने पवन चक्कियां लगाई हैं उनके सामने क्या अब आपकी समस्या है, कैसा उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इस विषय में काफी लंबी बड़ी चैन है, लेकिन हम लोगों ने जितना हमारे लिए पर्याप्त थी उतना हमने समझने पर ध्यान दिया। आइए बात करते हैं। हेल्थ और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मैं कहता हूँ कि मानव डेवलपमेंट में मेरे हिसाब से 5 फैक्टर सबसे आयाम महत्वपूर्ण रखते हैं। एक है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, और एक होता है कौशल, और एक आधारिक संरचना इसी का पार्ट है, ठीक है, और एक स्वस्थ वातावरण, ठीक है, और सरकार का योगदान, यानी कि निवेश। योगदान का मतलब निवेश से है मेरा। तो अगर ये सेक्टर मजबूत हैं तो कोई भी देश आपका डेवलप हो सकता है, और डेवलप से वो आपका डेवलप्ड बन सकता है, यानी कि जो विकासशील है वो विकसित बन सकता है, और विकसित से वो महाविकसित में हो सकता है। नई अवधारणाएं भी आने लगी हैं अब तो अर्थव्यवस्थाएं में। अब देखिए 2020 के बाद से कोविड-19 के कारण आप हमारे नियत हाथ धोने, मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का पालन करने का महत्व ही है। स्वास्थ्य से हमारा मतलब है केवल बीमारी
का ना होने से ही नहीं बल्कि अपनी कार्य क्षमताओं को प्राप्त करने की योग्यता से है। कैसे है? अपनी कार्य क्षमताओं की योग्यता को प्राप्त करने से है। किसी भी सुखी समृद्धि का मापदंड है, किसी भी आपका सुखी समृद्धि का जो आपका मापदंड है, स्वास्थ्य राष्ट्र की समग्र समृद्धि और विकास की जुड़ी एक प्रक्रिया है। और यद्यपि 19वीं शताब्दी के इतिहास ने उत्कृष्ट मानव स्वास्थ्य के वैश्विक रूपांतरण को देखा है, फिर भी किसी राष्ट्र की स्वास्थ्य दशा को मापने, किसी इकाई के रूप में परिवर्तित करना कठिन है। आमतौर पर विद्वान लोग स्वास्थ्य का निर्धारण शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर के साथ साथ संक्रमण और असंक्रमण रोगों की घटनाओं को सूचकों द्वारा करते हैं। कि कुछ उन्होंने फैक्टर बनाए हैं हेल्थ के, और हेल्थ में पहला इंडिकेटर रखा है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर। ये सब चीजें उन्होंने रखी हुई है। क्लियर है? ठीक। और साथ ही संक्रमण और असंक्रमण रोगों से निपटाने के लिए सूचकांक जो है ये सब इसमें आपका रखे गए हैं और इनको आपका महत्वपूर्ण भी आपका इन्होंने माना है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको देखना है। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य आधारित संरचना के विकास से किसी देश में वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए स्वास्थ्य जनशक्ति सुनिश्चित होती है। कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसकी जो आधारिक आपकी संरचना है, उसके विकास के लिए स्वास्थ्य जनशक्ति सुनिश्चित होती है। हाल ही के वर्षों में विद्वानों का कहना है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। कैसे है? लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है कि वह नागरिकों के स्वस्थ जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करें और स्वास्थ्य आधारित संरचना में अस्पताल, डॉक्टर, नर्स और अन्य अधिक चिकित्साकर्मी, बेड, अस्पतालों की जरूरत, उपकरण, एक सुविकसित दवा उद्योग शामिल है। ये कैसे हैं? ये सारी चीजें क्या है इसके अंतर्गत आपका इनको शामिल किया गया। यह भी सत्य है कि स्वास्थ्य आधारित संरचना की मात्रा उपस्थित ही लोग स्वस्थ हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? इन लोगों में उपस्थित लोग आपका स्वस्थ है। ठीक है? और यह आवश्यक नहीं है कि लोगों को इन स्वास्थ्य पर पहुंच होनी चाहिए, और जरूरी नहीं कि जिस तरह से हम सोचते हैं कि लोगों की पहुंच उन पर हो, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है? योजनाबद्ध विकास के अंत से ही नीति निर्माताओं ने जोर दिया है कि कोई व्यक्ति चिकित्सा सुविधा, आरोग्य और निवारक प्राप्त करने के लिए वंचित इसलिए रह जाता है क्योंकि वह उसकी कीमत अदा नहीं कर पाता। अब अगर कोई आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कोई चीजें हैं, कोई आपको हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी इसलिए अच्छी नहीं मिल रही है क्योंकि जो उसको पे करना है, जो उसका उसके लिए धन चाहिए, जो उसकी कीमत अदा करनी है, वो आपके पास नहीं है, आप उसको अदा नहीं कर पाएंगे। और इससे पहले से हम आधारिक संरचना पर विचार करें। आइए भारत में स्वास्थ्य की स्थिति पर आपका चर्चा करें कि बेसिकली हेल्थ की क्या स्थिति है और हेल्थ की कंडीशन क्या बनी हुई है। इसको थोड़ा सा आपका मेजर कर लेते हैं और इसको मेजर करके आपका हम अच्छे से इसको देखते हैं कि आधारिक संरचना हमारी बेसिकली बनी हुई कैसी है और क्या इसका डिपेंडेंट है। थोड़ा इसको हम लोग आपका देखते हैं कि आधारिक संरचना की स्थिति है क्या। क्लियर है? इसको देखते हैं। अब इसकी आधारिक संरचना की और अगर हम स्थिति की बात करें थोड़ा सा, तो देखिए कह रहे कि सरकार पर यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आधारिक संरचना को डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और कैसी है? कॉन्स्टिट्यूशनल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, मिलावट दवाएं, जहरीली पदार्थ, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जन्म संबंधी आंकड़े, मानसिक अक्षमता और पागलपन जैसे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर मुद्दों को निर्देशित करें, वह विनियमित करें, यानी कि उनको डायरेक्शन दें, उनको कंट्रोल करें
और केंद्र सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं आपका परिवार कल्याण परिषद की सहायता से विस्तृत नीतियां एवं योजनाओं को विकसित करें, वे सूचना इकट्ठा करें और देश के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा अन्य राज्यों को वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करें। क्या करें उनको? वित्तीय और जो आपके तकनीकी सहायता है वो सारी चीजें क्या करें, ये इनको आपका प्रदान करें। कौन कह रहा है ऐसे? ऐसे हमारा संविधान कह रहा है कि ये सारी चीजें सरकार को करनी चाहिए। कह रहे हैं कि पिछले वर्षों के दौरान भारत ने विभिन्न स्तरों पर एक व्यापक स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति को विकसित किया है। गांव के स्तर पर सरकार ने अनेक प्रकार के अस्पतालों की व्यवस्था की है। कह रहे हैं कि गांव के लेवल पर भी अब क्या कर दिया गया है, अस्पताल खोल दिए गए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में डेवलप करने के लिए, ताकि जनशक्ति का विकास किया जा सके। अनेक प्रकार के अस्पतालों की व्यवस्था है। भारत में अस्पतालों की ऐसी तकनीकी के रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि PHC, यानी कि जो हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिनको बोलते हैं, जैसे नॉर्मल अगर आपको कोई बाह्य बीमारी है, बाह्य बीमारी का मतलब होता है जैसे आपको बुखार है, नजला है, फीवर है, पेट दर्द है, दस्त है, वोमिटिंग है, इन जैसी चीजों के लिए जनरली जो है आदमी 60% लोग साध्य रोगों से पीड़ित है और 40% लोग असाध्य रोगों से पीड़ित है। क्लियर है? तो ऐसा हम लोग कर सके। और कह रहे हैं कि स्वैच्छिक संस्थान और निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं इन अस्पतालों को मेडिकल, दवा, नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षण, चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा संचालित है। और कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद से ही स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। 1951-2018 के बीच सरकारी अस्पताल और दवाखानों दोनों की संख्या 9,300 से बढ़कर 53,800 हो गई है। यानी कि ये तो हमें साफ दिखाई दिया कि हॉस्पिटलों की जो संख्या है उनमें निरंतर बढ़ रही है। ठीक है? और अस्पतालों में तकनीकी रूप से प्राथमिक सुविधा, केंद्र, बॉक्स, बेड, ये सब चीजें आपकी बढ़ती आ रही हैं और नर्सिंग के दौरान चीजें और भी बढ़ रही हैं। और ये सारी चीजें हमको क्या है, बड़े अच्छे रूप में दिखाई भी दे रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि आज भी इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी सब कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ हेल्थ का प्रॉब्लम कंटिन्यू बना हुआ है। क्लियर है? और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण क्या है? हमारे यहाँ स्वच्छ वातावरण ना होना, जल लोगों तक पर्याप्त पहुंच ना होना, ठीक है, लोगों को स्वास्थ्य के विषय में, आपका स्वच्छता के विषय में जानकारी का अभाव, लोगों के पास दवाई हॉस्पिटल तक पहुंच ना होने का समाधान साधन, ये सारी ऐसी कंडीशन है जो उनके बीच आपका बनी हुई है और जिनको हम आपका निरंतर आपका देख रहे हैं और इन पर हम आपका बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जिन्हें आपको देखना है, गौर करना है और हमें इन पर आपका गौर करके चलिए, देख चुके हैं इनको, आगे बढ़ जाए। चलिए देख लिया। अब कह रहे हैं कि 1951-2018 के दौरान नर्सिंग कर्मियों की संख्या 18,000 से 30 लाख हो गई है, जबकि एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या इतनी थी जो वर्तमान में इतनी हो गई है। और स्वास्थ्य आधारित संरचना का विस्तार से चेचक और वायु रोगों का उन्मूलन, जैसे पोलिया, कुष्ठ रोग, इन रोगों का उन्मूलन हो गया है। पहले सोचिए पोलियो से कितने लोग मर जाते थे, विकलांग पैदा होते थे, चेचक जैसी बीमारियां होती थी, कोविड महामारी, इन सब चीजों को हमको देखने के लिए मिला है और ये सारे प्रयास हम लोगों को देखने को मिले हैं। ये सारणी है एक, इस तरह के हॉस्पिटल रहे हैं हमारे यहाँ, उसको दिखाएंगे। चलिए देख लिया। अब बात करेंगे निजी क्षेत्र पर, लेकिन निजी क्षेत्र से बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा पीछे बढ़िए और देखिए कैसी कंडीशन है, ऐसा मिलता है हॉस्पिटल्स में आपको या नहीं। देखिए बच्चों, गौर करें कैसे जीवन प्रत्याशा हेल्थ पर प्रभावित करती। अच्छा मुझे बताइए, एक स्वस्थ व्यक्ति आपका लंबा जी सकता है या कोई आपका बीमार व्यक्ति? आप कहेंगे सर स्वस्थ व्यक्ति। तो स्वस्थ व्यक्ति लंबा जिएगा और कार्य कुशलता अच्छी होगी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ पर ध्यान देते हैं। क्लियर है? तो ये हेल्थ और एजुकेशन का पूरा मतलब हेल्थ और एनर्जी का जो पूरा चैप्टर था और जो पूरा भार है हमने पूरा सोच में देख लिया। तो एक बार पुनः आपका देख लीजिए, किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ रह गया हो चैप्टर के अंतर्गत, कुछ भी जिसे आप पूछना चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे हेल्थ में आपका पूछ सकते हो, देख सकते हो। तो फिलहाल आज हम यहाँ तक ही कंटिन्यू करेंगे।
शेष हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।